पीडीएफ सदर हकीम मोहम्मद यासिन ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट किराए में हाल ही में हुए 18% बढ़ोतरी ने उन लोगों की उम्मीदों को झटका दिया है जो ईद से पहले राहत की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की सरकार पर पहले से परेशान परिवारों पर इजाफी बोझ डालने का इल्ज़ाम लगाया। ये बयान जारी करते वक्त हकीम मोहम्मद यासिन ने कहा कि अवाम को ईद का तोहफा देने के बजाय सरकार ने इस फैसले से गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि लोग सरकार से इस पहल की राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किराया बढ़ाने के फैसले से आम आदमी पर सीधा इसका असर पड़ेगा। तो फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार ऐसी कोशिशें हो रही है कि आवाम को राहत दी जाए, लेकिन अपोजिशन का लगातार ये इल्ज़ाम है कि ऐसी कोशिशें चल रही है जिसमें कहीं ना कहीं आवाम को परेशान किया जाए या कुछ न कुछ ऐसी तमाम तर चीज़ें, कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी की जाए जिसमें जो है लोगों को परेशानी हो। अपोजिशन का ये भी कहना है, ख़ास तौर पे पीडीएफ के जो चीफ़ हैं हकीम मोहम्मद यासिन, उन्होंने कहा है कि सरकार को ट्रांसपोर्टेशन में जो इजाफी उन्होंने रकम बढ़ाया है वो नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे मिडिल क्लास और गरीब तबके को फ़र्क पड़ेगा। बडगाम से नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूर, क्या है पूरा मामला और क्यों मुखालिफत हो रही है इसकी? जी हाँ मेर, कुछ देर पहले अगर हम बात करेंगे हकीम मोहम्मद यासिन यानी कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन है और यहाँ पर वो मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो सरकार की जानिब से 18% जो फी में बस फी में हाइक करने की बात कही जा रही है, तो उसको वहां पर क्रिटिसाइज किया है और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के लोगों की माली हालत है, जो माली इस वक्त माइशियत लोगों की है, वो बिल्कुल जो है रिसेशन की तरफ जा रही है और लोग मुश्किलात में इस वक्त पहले से है। क्योंकि हम बात करेंगे जैसे कि हकीम मोहम्मद यासिन ने ये भी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, मजीद जो बाकी खर्चात की बात करेंगे, खासतौर पर मार्केट इन्फ्लेशन की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, तो तमाम तर चीजें जो है गरीब इंसान पर जो है असर डालती है। एलीट क्लास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 18% जो है बस फी में हाइक किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हकीम यासीन ने यह भी कहा कि खासतौर पर इस ऑर्डर के जो शिकार होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, जो वो लोग होंगे जो लोकल बसेस में जो है पर डे सफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब जो है इस सरकार के इस फैसले पर जो है उंगलियां उठनी खड़ी हो गई है। हालांकि लोगों ने पहले से, अगर हम बात करेंगे जैसे कि हकीम मोहम्मद यासीन ने भी कहा कि लोगों को पहले से ही मुश्किलात का काफी सामना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इतना इजाफा हुआ है तो लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो बाकी जो अब नए चार्जेस इन पे लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है उन लोगों के साथ नाइंसाफी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ईद जो है, उम्मीद थी लोगों को कि ईद के इस दिन के मौके पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई रियायत इनको मिलेगी या कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो लोगों के हक में है। लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन ने ये कहा कि अब की बार जो है फिर से ईद पे ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने ये और जो नया ऑर्डर निकाला है 18% जो इंक्रीमेंट किया है बस फी में, तो कहीं ना कहीं ये मकामी लोगों के साथ, आम लोकल्स के साथ जो है नाइंसाफी है। और उन्होंने फिर एक बार जो है ये सवाल खड़ा किया कि इस वक्त जो है लोग जूझ रहे हैं, इस वक्त लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसमें पिछले 5 बरस पे नजर अगर दौड़ाएंगे उसमें लॉसेज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हकीम मोहम्मद यासीन ने जो है वो सारी कोशिशें की हुकूमत को याद दिलाने के लिए कि जो जम्मू कश्मीर की माली हालत इस वक्त है, जो इकोनॉमिकल इस वक्त सिचुएशन जम्मू कश्मीर के लोगों की है, वो गवर्नमेंट को कंसिडर करनी चाहिए और उसी को कंसिडरेशन में लेकर जो है ऑर्डर्स निकलने चाहिए जो लोगों के हित में हो, जो लोगों के सपोर्ट में हो, बेनिफिट में हो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये काबिल मजम्मत बात है कि इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो है 18% हाइक जो किया जा रहा है, ये लोगों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर पर गरीब लोगों के हित में ये बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ।
बड़ी बात यह है कि इससे आम लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और जिस तरीके से बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है, क्या इससे पहले हमने जम्मू का जो रीजन है उसमें हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। फ्लड लाइक जब सिचुएशन हुई तब भी ट्रांसपोर्टेशन पे बड़ा असर पड़ा और ये सेक्टर तबाह हुआ। अब ये जो नए रूल्स लगे हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कबूल है और क्या उनका वफ्द अब तक सरकार से मुलाकात नहीं कर सका? जी आमिर, अगर बात की जाए अभी ट्रांसपोर्ट की जितने भी यूनियंस है, चाहे हम सोमू से लेकर बड़े गाड़ियों तक की बात करेंगे, जितने भी यूनियंस है उनकी जानिब से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हालांकि अभी भी अगर हम बात करेंगे, अभी जो है अभी ये ऑर्डर जो है लागू नहीं हुआ है और फिलहाल जो है पुरानी रेट्स चल रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है अगर ये लागू हुआ तो आम लोगों पे काफी असर पड़ेगा। हालांकि हमें ट्रांसपोर्टर्स की जब भी बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स की भी बात करनी लाजमी है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए खासतौर पर जो सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर में अगर हम सोमू स्टैंड से लेकर जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी बात करेंगे तो कई जो है डिफरेंट सिचुएशन में उनको डिफरेंट कंडीशंस का सामना करना पड़ा, नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि कई दफा जो है ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल भी किया, चक्का जाम भी किया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये 18% हाइक है अभी तक ट्रांसपोर्ट की जानिब से इसको वेलकम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस फेयर को इंक्रीज किया गया, क्या इसके बाद पेट्रोल या डीजल की जो रेट्स है क्या उसको ज्यादा किया जाएगा, और अगर उसको ज्यादा किया जाएगा तभी जो है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से रद्द-ए-अमल आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, जैसे कि कई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने जो है जब से कैबिनेट में ये बात उठी है तब से जो है इस बात की यहाँ पर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला। खासतौर पर जो है जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है लोगों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्टर्स का भी ख्याल रखना है गवर्नमेंट को, और स्कीम्स जो है या डिफरेंट चीजें जो है या कानून जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे लागू होनी चाहिए। खासतौर पर जो कंडीशन उस वक्त डिमांड हो, जो कंडीशन उस वक्त हो, उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए जो है जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। हालांकि अभी अगर कंडीशन की बात करेंगे, अभी लोगों के माली हालत जो है वो ठीक नहीं है। पिछले कुछ बरसों से कंटिन्यूसली देखा जा रहा है कि माली हालत लोगों की ठीक नहीं है। अभी की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, ईद की तैयारियां हो रही है। मार्केट्स अगर आज से 5 बरस पहले हम नजर देखेंगे तो मार्केट्स भरे पड़े देखते थे, लोग जो है वो खरीदारी में मसरूफ रहते थे। लेकिन अब की बार कुछ और है, क्योंकि मार्केट में इसका सीधे तौर पे असर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे ही नहीं पड़ेगा बल्कि आम लोगों की जिंदगी पे भी पड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी। देखना काफी खास होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। शुक्रिया नूर तमाम मालूमात के लिए। लेह अपेक्स बॉडी ने मीडिया को 16 मार्च को होने वाली पुरअमन एहतजाज रैली की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। ये ब्रीफिंग लेह में मुनक्किद किया गया था, जिसमें तंजीम के मेंबरान ने रैली में शामिल होने के लिए लोगों को पैगाम दिया और इसका मकसद है प्रोग्राम के बारे में जो भी सिचुएशन है उन तमाम तर चीज़ों को पहले से ही लोगों को आगाह कर देना। जैसे कि ये रैली तो होगी लेकिन इसमें किसी भी तरह की उपद्रव नहीं हो पाएगा, लोग पुरअमन तरीके से रैली निकालेंगे और तमाम तर रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। इस दौरान अपेक्स बॉडी के नुमाइंदों ने लोगों से अपील की कि रैली में पुरअमन, डिसिप्लिन, नॉन वायलेंट तरीके से शामिल हों। उन्होंने कहा कि एहतजाज पूरी तरीके से पुरअमन रहेगा और इसका मकसद है अपनी मांगों को डेमोक्रेटिक अंदाज में यानी कि जमहूरी अक़दार की पासदारी करते हुए जमहूरी तरीके से अपने मांगों को रखना। संगठन ने जनता से मदद की अपील करते हुए कहा है कि सभी के सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, शामिल हों और कानून का पालन करें। रैली के दौरान अमन व अमान बनाए रखें, अरेंजमेंट को बनाए रखें, क्योंकि ये देश हमारा है, ये रियासत हमारी है और लोग हमारे हैं और अगर हमारा नुकसान होता है तो यकीनन सबका नुकसान इसमें बराबर होगा। ये लेह अपेक्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज हुई थी। लेह का रुख करेंगे, जिगमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिगमित, लेह अपेक्स बॉडी की मार्च के लिए कॉल है 16 मार्च को, आमतौर पे ये रैली होगी या फिर तमाम तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश होगी? दरअसल इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, सवाल ये रहेगा। जी, अभी कुछ देर पहले जो है एपेक्स बॉडी द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें से उन्होंने ये अपील की थी कि जो कल जो रैली होगी वो होगी पीसफुल होगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सभी लोग पीसफुल मैनर में आएंगे और उनका ये भी कहना है कि
उनके जो अलग अलग वॉलंटियर्स भी होंगे वहां पर, जो निगरानी और असिस्टेंट का अगर कुछ लोगों को कुछ दिक्कत आती है वो वॉलंटियर्स अलग अलग जगहों पर होगी। तो आपको बताता चलूं, इससे पहले भी जो 8 मार्च को अपेक्स बॉडी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने कहा है कि 12 तारीख को, मार्च के 12 तारीख को वो जो है ये रैली करेंगे। फिर उसके बाद 10 मार्च को और एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपेक्स बॉडी द्वारा। उनमें से ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की अपील के चलते उन्होंने जो है ये 12 मार्च को जो रैली होना था वो पोस्टपोन करके 16 मार्च को कर दिया है। तो कल जो है ये जो रैली होगी। जी, जिस तरीके से रैली की कॉल दी गई है, क्या उम्मीद की जा रही है कि इस रैली में कितने लोग शामिल होंगे? एक तरफ सोनम वांगचुक की खबर निकल करके बाहर आई, उसके बाद बड़े पैमाने पर दूसरे मसाइल रहे। लद्दाख के अंदर जो हालिया तब्दीलियां हुई हैं, चेंजेस हुए हैं बैक टू बैक, उन तमाम तर चीज़ों को के संदर्भ में ये रैली कितनी अहम है? जी, जिस तरह अपेक्स बॉडी द्वारा ये अपील की गई कि लोग जो है इसमें जुड़े इस रैली में, तो उनको ये कहना है कि लद्दाख के जो मुद्दे हैं वो उनको इस रैली पे उठाएंगे और लोगों को जो है इस मुद्दों के बारे में एड्रेस करेंगे। जी, तो लद्दाख के मुद्दों को उठाया जाएगा, लद्दाख के मसाइल को उठाया जाएगा और लद्दाख के जो देरीना मुतालबात है उनको फौरी तौर पे हल करने के लिए LAB ने ये रैली निकालने का ऐलान किया है। फिलहाल ब्रीफिंग में ये कह दिया गया है कि तंजीम के मेंबरान इस रैली में शामिल होंगे और आम लोग भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ डिसिप्लिन, नॉन वायलेंट तरीका और बेहतर अंदाज में इस रैली को निकाला जाएगा और डेमोक्रेटिक तरीके से ही अपनी मांग को रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेंट कानून का पालन करें, अरेंजमेंट का ध्यान रखें। अब देखने का भी खास होगा कि ये रैली कितनी अहम होती है कल के लिए। शुक्रिया जगमीत तमाम तर मालूमात के लिए। जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में तब्दीली आने वाली है। 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इलाके में बारिश और पहाड़ी इलाके में बर्फबारी के इम्कान। पहला डिस्टर्बेंस आज और कल दरमियानी असर उसका देखने को मिलेगा, जिसका मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे एरियाज में बर्फबारी हो सकती है। कुछ पहाड़ी दर्रों में करीब 6 इंच से 2 फीट तक बर्फबारी की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि 16 मार्च को दिन का टेम्परेचर 5-8 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, जिससे वादी में फिर से सर्दी जैसी ठंड महसूस हो सकती है। 17 से 20 मार्च के बीच में 2 और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और उसके बाद मौसम बदलेगा। 21 मार्च को मौसम ज़्यादातर खुश रहने की उम्मीद है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या जिसकी वजह से इतना कुछ बदलाव होने जा रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दरअसल वो पश्चिमी हवाएं हैं जो जा कर के सीधा हिमालय की तराई से पहाड़ों से जाकर टकराती है और उसके बाद पलट करके वापस कश्मीर के अंदर एक अलग तरह की ह्यूमिडिटी या फिर मौसम क्रिएट करती है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर की, जहां पे 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पेशन गोई है। तीनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल परसों तरसों ये देखने को मिल सकता है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहले ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली, बर्फबारी देखने को मिली और अभी भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हालात बेहतर, मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है, चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि किसानों ने कहा है कि इससे उनके खेतों की सिंचाई मुमकिन हो पाई और हो रही है। उसके अलावा दूसरे सेक्टर को भी इससे फ़ायदा होगा। हाँ, ज़रूर मौसम के बदलाव की वजह से सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। रामबन के रुख करेंगे, खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उसके साथ साथ मौसम में बदलाव, क्या कुछ है वादी की कहानी? जी आमिर जी, देखिए जिस तरीके से जनवरी में बर्फबारी हुई थी, उसके बाद जो लगातार सूखा पड़ रहा था, अभी तक करीब करीब 2 से 2.5 महीने हो गए और बारिशें नहीं हो रही थी, जिसके लिए अब लोग दुआ भी कर रहे थे मस्जिदों और दरगाहों में ताकि बारिश हो, एक बार जो सूखी हुई जमीन है इसमें जो है तर हो जाए, ताकि जो आने वाले मार्च के बाद जब यहाँ पे का जमींदार जो जमींदारी करना शुरू करता है तो उसके लिए जो है बारिशें बहुत जरूरी होती है। तो ये लगातार 2.5 महीने से सूखा पड़ रहा था। अब परेशान लोग थे, खासकर जो किसान है जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दुआ कबूल हो गई और आज सुबह से लगातार जो है कंटिन्यू बारिश हो रही है। अच्छी खासी जो है बारिश जिला रामबन और बनिहाल में भी हुई। डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर मैं पूरे इलाके की बात करूंगा तो अच्छी खासी बारिश सुबह से भी हो रही है।
किसानों से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए जो है एक रहमत बनकर जो है वो बरस गई है बारिश, जिसका हमें इंतजार था, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते थे, वो दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने बारिशें बरसाई। लेकिन अगर हम बात करेंगे मौसमी महकियात की पेशन गोई के मुताबिक ये कई रोज तक जो है ये सिलसिला इसी तरीके से रहने वाला है। हालांकि 21-22 तक जो है ये मौसम इसी तरह रहेगा। हाँ, बीच में जो 17 तारीख यानी कि कल भी ऐसा ही रहेगा और 17 तारीख को थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, लेकिन अब्र आलूद जो है वो आसमान जरूर रहेगा और बूंदाबांदी लगातार रहेगी। 21 तारीख तक बाकी दिनों में जो है लगातार मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी और पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी भी हो सकती है, जिस तरह पेशन गोई की गई। तो इससे ये फायदा है किसानों को, जो सूखा हो गया था उसमें जो नमी आ गई। और दूसरी बात यह है कि वक्त से पहले जो है अमित जी यहाँ पे गर्मी जो है वो शदीद गर्मी लोग महसूस कर रहे थे। पिछले 2-4 दिनों से लगातार जो है गर्मी का अंदाजा हो गया था। लोग अब जैकेट वगैरह स्वेटर जो है वो बाहर निकाल दिए थे और जो गर्मी जिस तरह एक शर्ट पहनकर जो है लोग अपना कारोबार करते हैं। लेकिन आज सुबह से जो है जब बारिशें हुई तो ऊपरी इलाकों में जो है जिला रामन के बर्फबारी भी हुई, जिसमें शदीद इजाफा जो है सर्दी का फिर एक बार हो गया। जी अमित जी बिल्कुल। तो एक बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में मौसम की तब्दीली का असर साफ तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या इससे जम्मू कश्मीर के अंदर फायदा होने की उम्मीद है, खासतौर पे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, दूसरे सेक्टर्स को? देखिए आम जी, अगर अब बारिश आज नहीं होती तो जो वक्त से पहले जो गर्मी आ गई थी, जितने भी दरख्त है, चाहे सेब का दरख्त, क्योंकि सेब का कारोबार ज्यादा पूरे कश्मीर में होता है। चिनाब घाटी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे सेब का कारोबार बहुत ज्यादा चलता है। तो वक्त से पहले जब गर्मी आई तो गर्मी ने वो शदीद गर्मी के जोर से जो है वो दरख्तों के जो फूट गए थे, जिसमें पत्ते फूटते, जिसमें फूल निकलते, फिर उन्हीं फूलों को जो है सेब निकलता है। तो उसके बाद जो वो जल्दी आ जाते, फिर बारिशें होती, वो गिर जाते वो फूल और उससे जो है किसान को काफी ज्यादा नुकसान होता है। बीच में ओले भी पड़ जाते, इस मौसम के बाद जो है ओले भी पड़ते हैं, जिसके कारण किसान को काफी ज्यादा नुकसान होता है, खासकर जो सेब का कारोबार करने वाले लोग हैं। तो अगर ये बारिश आज हुई या आगे 2-4 दिन तक इस तरह का मौसम रहा तो इसका असर जो है किसान खेत पर पड़ेगा, दरख्तों पर पड़ेगा, जो सेब का कारोबार, बादाम है, अखरोट है, उन पर पड़ेगा। इससे यह होगा कि मौसम फिर से एक बार टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा और उसमें रुकावट आ जाएगी। जो गर्मी के हीट से जो वो फूल निकलने आने हैं वो फिर से एक बार वहां पे रुक जाएंगे और वो थोड़ा देर के बाद जो है फिर उगेंगे, फिर वो फूल तैयार हो जाएंगे। अगर ये फूल पहले हो जाते फिर बारिश से गिर जाते अमित जी, ये बहुत बड़ा नुकसान था कश्मीर के लोगों के लिए, घाटी के लोगों के लिए, या चिनाब घाटी के जो जिस तरह हमने कहा कि जो सेब के कारोबारी लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा नुकसान था। ये जो है अब टेम्परेचर जब डाउन हो गया तो जाहिर सी बात है वो रुक जाएगा और जब फिर से मौसम साजगार होगा तो फिर से वो एक बार जोश में आकर जो है वो फूट पड़ेगा और उसी चीज को फिर वो चाहे वो सेब हो, खुबानी हो, अंगूर हो, वो फिर अखरोट हो, तो वो फ्रूट फिर बन जाता है। जी आमिर बिल्कुल। अभी जिस तरीके से हमने देखा था और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सेब के या दूसरे तमाम तर जो फल हैं निकलने से पहले ही, यानी 1-2 महीने पहले ही फूल खिलने लगे थे और उसका फिर असर आने वाली जो पैदावार है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। उसके साथ हमने देखा कि टेम्परेचर में बदलाव और बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोग खुद भी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, मौसम के अंदर बदलाव हो, चेंजिंग हो। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, अभी 1 दिन 2 दिन की बारिश हुई, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, अभी 2-3 और बाकी है। एक की वजह से अभी हमने 3-4 ऐसे रास्तों को बंद पाया, खासतौर पे रामबन से जुड़े हुए कई सारे ऐसी शाहराएं हैं जो अभी शाम में जाकर के खुली है। मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले 2-3 दिनों में अगर लगातार यूं ही बारिश या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तेज असर रहा या प्रभाव रहा तो क्या टूरिज्म पे, ट्रांसपोर्टेशन पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अगर बारिशें इसी तरीके से हुई जिस तरह से आज सुबह दिन भर बारिशें जोर से हो रही थी, अगर मैं जिला रामन की बात करूंगा, दूसरे इलाके जो पीर पंचाल का रोड है, मुगल रोड का है, वो तो बर्फबारी की वजह से पहले ही बंद हो चुका है, वहां पे बंद कर दिया गया था रोड, किसी गाड़ी को वहां पे। फिलहाल जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है यहाँ पे स्मूथली अभी भी गाड़ियां वो चल रही। इक्का दुक्का जो पत्थर अमित जी रामद और बनिहाल सेक्टर में आ जाते हैं उसको तुरंत वहां से हटा के फिर को रोड जो है वो थ्रो किया जाता है। लेकिन अगर इसी तरीके से
बारिशें हुई और ऊपरी इलाकों में बर्फ हुई तो जो चिनाब घाटी को जो डोडा किश्तवाड़ रोड है उस पर असर पड़ेगा, जो जम्मू से शहर है बनिहाल और रावंद का एरिया इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि बारिश काफी देर के बाद हुई, 2-2.5 महीने के बाद बारिश हुई। तो जब इसी तरीके से अगर लगातार 2-4 दिन बारिशें हुई तो पत्थर जो है, जो लटके हुए पत्थर, जिस तरह काम हुआ, हाईवे बना, तो अभी जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे खोद के जो इसी तरह छोड़ दिया तो वो पहाड़ जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब बारिश होगी तो जो पत्थर लटके हुए वो लूज हो जाएंगे, तो स्लाइड आने का खतरा रहे। किश्तवाड़ की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हाईवे पे जो है कई सड़कों पे असर पड़ सकता है इस बारिश से। जी बिल्कुल। तो इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सिचुएशन है और इन सिचुएशन की वजह से फ़िलहाल तमाम तर इलाकों में मौसम की सूरत हाल बिगड़ी हुई है और मौसम की सूरत हाल बिगड़ने की वजह से फ़िलहाल कई जगह पे सिचुएशन यूं ही ख़राब रहने की उम्मीद है, लेकिन कई सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है और इन सेक्टर के फ़ायदा होने की वजह से किसान या इससे खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग, बागात से जुड़े हुए लोग इस हवाले से ये कह रहे हैं कि इनका फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या मानना है। क्या आने वाले दिनों में इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो खदशात थे जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम में बदलाव या फिर इन तमाम तर चीज़ों की वजह से, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मौसम की ख़राबी, टेम्परेचर का डाउन एंड अप होना, इन तमाम तर चीज़ों के, तो आने वाले चंद दिनों के लिए महकमा मौसमियात ने क्या कहा है अब तक इस हवाले से? जी अमित जी, मौसमी महकमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है, जिस तरह हमने पहले ही कहा था कि कई रोज तक जो है ये सिलसिला इसी तरह रहने वाला है। 20-21 तक जो है मौसमी महकमियात की पेशन गोई के मुताबिक ये बारिश जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिशें हो सकती है और हाई रिच जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बारी होने का इम्कान। हालांकि मेरे पीछे जो पहाड़ एक है यहाँ से नजर आता है, शायद हमारे दर्शकों को वो दिखेगा नहीं, वहाँ पे इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पे इस वक्त भी बारिश लगातार हो रही है। और इसी तरह के से जो है 21-22 तारीख तक जो है ये बारिशें रहने वाली है। जिस तरह मौसमी महकमियात ने कहा कि हालांकि 17 तारीख को जो है इसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी, पेशन गोई ये है कि, और उसके बाद जो है 18, 19, 20 और 21 तारीख को फिर से जो है बारिशें और बर्फबारी होने का इम्कान लगातार है। तो जाहिर सी बात है 17 से लेकर के 21 तक हम इसी तरीके से मौसम में बदलाव देखेंगे और इसका कुछ जगह पे फायदा है, कुछ जगह पे इसका नुकसान, जिससे कि आवाजाही में नुकसान हो सकता है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए और तमाम तर जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। खुर्शीद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए एक डेलीगेशन के साथ मिलकर के श्रीनगर के अंदर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वजह थी नौजवानों को रिहा कराना, यानी कि वो नौजवान जो ईरान की हिमायत में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे थे और अली खामनेई की शहादत से जुड़े हुए मातमी जुलूस में शामिल थे, उनमें से कई एक को हिरासत में लिया गया था। अब उनकी रिहाई के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के एमएलए शामिल हुए, उनसे मुलाकात करते नजर आए। पार्टी के मुख्य तर्जुमान यानी कि स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने साफियों से बातचीत में बताया कि एलजी ने भरोसा दिया है कि गिरफ्तार किए गए नौजवानों को जल्द रिहा किया जाएगा और जल्द ही उनके मसले को देखा जाएगा, इसलिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ईद से पहले ही उन्हें रिहा करने की बात कही है। खास तौर पर जो पॉलिसी है जेल पॉलिसी की, वो एलजी ने कहा है कि वो उनके हामी नहीं है, वो चाहते हैं कि नौजवान रिहा हों और हालात बेहतर। तो हमारे रहबर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब की शहादत हुई तो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए रास्तों पे और उसको मद्देनज़र रख के एफआईआर कुछ फाइल हुए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, वो चाहे चाडूरा इलाके में हुआ, वो चाहे पटन में हो, बडगाम में हो या सोनावारी में हो या जेडीबल इलाके में हो। तो बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं क्योंकि वो अपना गम और गुस्सा दिखा रहे थे तो बाहर आए, उसकी वजह से कुछ एफआईआर फाइल हुए। अब हम आज एक्सलेंसी से मिलने आए एलजी साहब से और हमने रिक्वेस्ट की कि जितने भी वो ऐसे एफआईआर्स हैं उनको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, एक स्पॉन्टेनियस ग्रीफ था वो इजहार करने के लिए निकले थे। हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के, उन्होंने बड़े पेशेंटली हमारी बात सुनी और वादा किया है कि वो इसके ऊपर फिर से नजरसानी करके जो हमारे बच्चे जेलों में बंद है या एफआईआर है उनके खिलाफ, उनको फिर से रिव्यू करके उसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे।
और करगिल जिले के द्रास सब डिवीजन में हेल्थ केयर सहूलतों को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। रणबीरपुरा द्रास हल्के के काउंसलर अब्दुल समद ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का दिल से शुक्रिया अदा किया और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास के लिए सिटी स्कैन मशीन और फोर्स मोटर्स के एम्बुलेंस देने का मुतालबा किया था। ये ऐलान 2025 में करगिल विजय दिवस के मौके पर एकनाथ शिंदे के द्रास दौरे के दौरान हुआ था। काउंसलर अब्दुल समद इस मामले को लगातार फॉलो करते रहे और उसके बाद सिटी स्कैन मशीन की खरीदारी पूरी हो चुकी है। बाकी जो कागजात हैं वो डॉक्यूमेंटेशन उसका चल रहा है। बाकी जो काम है ज़रूरी इंतजामात और कई जगह पे जांच के बाद मशीन को द्रास भेजा जाएगा और उसके बाद लोगों के लिए हेल्थ सहूलत मिलनी शुरू हो जाएगी। श्रीधर पाटिल ने बटोत के चंपा इलाके में नेशनल हाईवे 244 के किनारे एक पैसेंजर शेड का इफ्तिताह किया। ये शेड शहीद कांस्टेबल सरफराज अहमद ने के नाम पर बनाया गया है। इसके दौरान शहीद के पिता मोहम्मद शाफी भी मौजूद रहे। ये पैसेंजर शेड जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बनाया गया। चंपा विलेज है, वहाँ पे है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक पैसेंजर शेड को हमने इस्टेब्लिश किया है। बहुत दिन से लोगों की डिमांड थी। यहाँ पे जो नेशनल हाईवे चलता है, नेशनल हाईवे पे लोग जब आते हैं गांव से, आपने देखा होगा बाहर एक पैदल रास्ता यहाँ पे निकलता है। जितने भी लोग गांव से कहीं पे भी जाना चाहते हैं वो यहाँ पैदल रास्ते से यहाँ हाईवे तक पहुँचते हैं। और यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं थी। बहुत दिन से लोगों की तरफ से हमारे पास उसकी डिमांड आई थी, तो हमने कोशिश की। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ पे एक पैसेंजर शेड आज इस्टेब्लिश किया है और यहाँ के हमारे शहीद कांस्टेबल सरफराज अहमद, उनके जो पिताजी हैं, उनके द्वारा हमने आज उनको लोगों के हस्तांतरित किया है। मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों के लिए कर सकते हैं, जिसमें ख़ास करके लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो लोगों की तरफ से उस तरह की डिमांड हमें आती है, तो उसमें हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आगे भी इस तरह के काम करते रहेंगे। ये शुक्रिया अदा करते हैं पूरी बटोत की आवाम की तरफ से और अपनी शांपा पंचायत की आवाम की तरफ से, जो कि हमारी एक डिमांड थी, हमारी डिमांड भी थी। और डीआईजी साहब जब भी यहाँ से गुजरते थे उन्होंने खुद भी ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे, हमारी माएँ बहनें आके यहाँ पे धूप में खड़ी होती थी, चाहे बारिश होती थी चाहे धूप होती थी, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी खड़े होने के लिए। तो हम डीआईजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी बड़ी सोच उन्होंने रखी कि हमें यहाँ पे पैसेंजर शेड जो है वो दिया। ये जो शेड का उद्घाटन, पैसेंजर शेड का उद्घाटन किया गया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। सरफराज जो कि हमारे हिंदुस्तान के एक सिपाही जो कि पिछले 3-4 साल पहले जो कश्मीर में शहीद हो गए थे, उनके नाम से रखा गया है। तो मैं DKRN डीआईजी श्रीधर पाटिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और मैं शांपा के लोगों की और बटोत की लोगों की ओर से ये धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। यहाँ पर शांपा के जितने भी सराउंडिंग के बच्चे बारिश और बर्फ़ में यहाँ पर छाता लिए, कोई बिना छाते खड़े रहते थे, उनको एक जगह मिल गई, एक स्थान मिल गया बैठने के लिए, धूप में खड़े होने के लिए। वो शहीद हो गया श्रीनगर मोटे में। पुलिस ने कहा जो ये विजेशन शेड, ये कोई भी है, ये महकमे पुलिस बनाती है। हम ये शुक्र अदा करते हैं, उनका ये शुक्रिया करते हैं। ये पुलिस इतना नाम उसका लेती है, इतना ये कुछ बनाते हैं, हमको बुलाई जाती है।